हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। मैं भी सुकुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने पीवाईक्यू पार्ट 5 का लेक्चर नंबर 29 का रैपिड रिवीजन लेकर के, जो कि हिंदी मीडियम में रहने वाला है। इसके पहले ऑलरेडी 1 से 28 तक का कंप्लीट हो चुका है। आज 29 नंबर लेक्चर है और इसके बाद आपका कल आखिरी लेक्चर आने वाला है, यानी कि टोटल 13th लेक्चर का हम लोगों ने रिविजन करवा दिया है। तो जो भी लोग अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने फाउंडेशन पढ़ा हुआ है, एक बार इस पीवाईक्यू पार्ट 5 जो सीरीज है, ठीक है, इसको आप अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए बाकी आज के इस लेक्चर को जो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि अगर आप जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अगर आपको इंटरनेट के ऊपर कहीं पर भी नहीं मिल पाता है, ठीक है, या कोई भी आप बुक लेते हैं तो उसमें सिस्टमेटिक ऑर्डर में नहीं रहता है एमसीक्यू, तो उसके लिए मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया हूँ यहाँ पर। ठीक है, मिशन एसएससी एंड रेलवे, मतलब ये एसएससी रेलवे के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, जितने भी वनडे एग्जामिनेशन है जिसमें कि आपका जीके आता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें खासियत ये है कि इसमें आपको चैप्टर वाइज जीके जो है मिल जाएगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, ठीक है, एंड वो भी आपका सिस्टमेटिक ऑर्डर में रहेगा। मतलब जैसे जैसे जो आपका टॉपिक चलता है वैसे वैसे आपका जो सिस्टमेटिक ऑर्डर में रहेगा सभी सब्जेक्ट्स का, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, सब सब्जेक्ट्स का। इसके साथ ही अदर मिक्स क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपको जो है हर एक चैप्टर से लगभग 100 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंप्लीट 360 डिवीजन आपका इससे होने वाला है। कैसे होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। कुछ इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चंस रहेगा। जैसे मान लीजिए कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो आपका चैप्टर है, तो इसमें जो है हम स्टार्टिंग से संविधान किस प्रकार के आदर्शों का और क्वेश्चन जो बाइलिंगुअल में रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, भारत का संविधान कैसा है, फिर उसके बाद क्या सभी लोकतांत्रिक देशों के पास संविधान। तो हर एक चैप्टर से जो है अप्रॉक्स मैं आपको बता दूँ 100 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए ये जो चैप्टर है इसमें आपको जो है लगभग कितना क्वेश्चन है, 124 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का आपको मिलेगा अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन, जो कि कंप्लीट आपका जो रिवीजन करवा देगा। अगर आपने कोई भी चैप्टर पढ़ रखा है पहले से, ठीक है, तो ये कंप्लीट रिवीजन आपको करवा देगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर जो इंक्लूड किया गया है। तो ये इसको पढ़ने के बाद जो है मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से कहीं एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। काफ़ी बेहतरीन ये चीज़ हो जाता है। लेकिन इसके लिए वही है कि मात्र 49 रुपीज़ इसको रखा गया है, इस बैच का प्राइस, ठीक है। तो जिनको भी अगर इनरोल होना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है इसका, बाय लिंक, ठीक है, आप जा करके उसको इनरोल कर सकते हो। इनरोल करने का तरीका वही है, जैसे ही लिंक पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको नेम वगैरह फिल करके आपको पेमेंट कर देना 49 का। जैसे ही पेमेंट कीजिएगा तो आपको जो है एक ग्रुप पर रिडायरेक्ट कर देगा, जिसको कि आपको ज्वाइन कर लेना। वो आपका सीक्रेट ग्रुप है, जो लोग पेमेंट करते हैं सिर्फ उन्हीं को मिलता है, जिसमें आपको जो है कैटेगरी वाइज जो है, जैसे मैं आप दिखा देता हूँ कौन सा वो ग्रुप है। ये हम लोग का आर प्रीमियम करके ये ग्रुप है, जिसमें हर एक जो है सब्जेक्ट का यहाँ पर जो है अपलोडेड है। बाकी अभी कुछ कुछ का अपलोडेड नहीं है, तो धीरे धीरे हम लोग जो उसको अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। हर एक ऐसा चैप्टर का आपको विथ और विदाउट आंसर दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो जिनको भी अगर ये ज्वाइन होना है इसमें, ठीक है, ऑलरेडी 120 मेंबर जुड़ चुके हैं, ठीक है, तो जिनको जुड़ना है जुड़ सकते हो, मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी एक्स्ट्रा इंक्वायरी के लिए जो है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो दिए गए नंबर के ऊपर, ठीक है। चलिए मिलते हैं। बाकी आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को, 29 नंबर जो लेक्चर है उसको। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर बड़ा, मानव शरीर में मूल मूत्र जो है निर्माण का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए मूत्र निर्माण अगर बात करेंगे तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि रक्त में जितने भी आपके अपशिष्ट पदार्थ है ना उसको फिल्टर करना, ठीक है। ये आपका मूत्र निर्माण का काम होता है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, जो भी आपका मानव का जो वृक्क होता है, ठीक है, मतलब किडनी होता है, उसका किस तरीके से जो है आपका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा रखा है उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके से जो है आपका होता है, ठीक है। बाकी ये जो आपका इधर वाला जो होता है ना, लेफ्ट वाला साइड वाला, ठीक है, इसको लेफ्ट साइड ही बोलेंगे ना, लेफ्ट या राइट, राइट बोलेंगे, ठीक है। तो जो राइट साइड वाला आपका जो किडनी होता है वो स्लाइटली थोड़ा सा नीचे होता है लेफ्ट वाले से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लीवर का प्लेस होता है तो उसको देने के लिए ये जो है थोड़ा सा नीचे होता है। बाकी यहाँ पर होता है गुर्दे की धमनी, इसका मेन काम आपका होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो गुर्दे की धमनी होती है ना उसका जो काम होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से वृक्क तक ये ले जाता है। मतलब कि ऑक्सीजन युक्त, लेकिन ऑक्सीजन युक्त जरूर होता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ जो है आपका अशुद्धियाँ होती हैं, मतलब अपशिष्ट पदार्थ भी उसमें शामिल होते हैं। तो उसी को यहाँ पर जो है फ़िल्टर करने के लिए जो है किडनी में लाया जाता है। किडनी में आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है अलग अलग, मतलब बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स आपको पता होगा कि नेफ्रॉन्स क्या होता है। तो नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो एक किडनी में अगर बात करेंगे तो लाखों नेफ्रॉन होते हैं, और ये नेफ्रॉन क्या करती है, तो जो भी आपका ऑक्सीजन ब्लड आया है लेकिन उसमें जो अशुद्धि है उसको क्या करता है, पहले फ़िल्टर करता है, और फिल्टर करने के बाद जो है फिर उसको फिर बाकी जितने भी शरीर में अंग में चाहिए उसको फिर वो भेज देता है, ठीक है। तो ये ऐसा काम होता है। तो ये आप समझ लीजिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर आपका जो है गुर्दे की नस होती है, ठीक है, यहाँ पर महाधमनी होते हैं ये, ठीक है, और एक आपका वेना कावा होता है, ठीक है, और ये यहाँ पर जो एड्रिनल ग्लैंड होता है जो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है।
बाकी एक मूत्रवाहिनी होता है जो कि मूत्र को जो है मूत्राशय तक लेके जाता है, और मूत्राशय जहाँ पर मूत्र क्या होता है जमा होता है, और मूत्र मार्ग से फिर ये बाहर निकल जाता है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, आपको याद रखना। बाकी नेफ्रॉन की अगर हम बात करेंगे तो वृक्क की मूल इकाई मानी जाती है, इसको बोला जाता है। एक किडनी में लाखों नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। नेफ्रॉन रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को हटाता है, मतलब वही अपशिष्ट पदार्थों को हटाने का काम करता है। किडनी की बाहरी परत होती है जिसको कि कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं, या फिर वृक्क प्रावरणी कहते हैं। संरचना की अगर बात करेंगे, मतलब क्या क्या इसमें देखने को मिलेगा आपको, तो नेफ्रॉन में आपको सबसे पहला तो कि ये जो आपका जो है वृक्क धमनी की शाखा देखने को मिलती है, ठीक है, सबसे ऊपर। फिर नीचे आपका होता है ग्लोमेरुल, जिसको कि कोशिका गुच्छ कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो कैप्सूल नुमा जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल, ठीक है। फिर ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं डिसेंडिंग आर्म, मतलब देखिए ये ऐसे नीचे जो जा रहा है इसको डिसेंडिंग आर्म कहते हैं। और ये जब ऐसे ऊपर गया, ठीक है, ये ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो इसको डिसेंडिंग आर्म, ठीक है। और ये जो इधर वाला है इसको कहते हैं असेंडिंग आर्म, ठीक है। एक होता है यहाँ पर क्या कहते हैं वासा रेक्टा, ठीक है। हालांकि ये होता है इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछता भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लेकिन ये याद रखिएगा डिसेंडिंग आर्म होता है और असेंडिंग आर्म होता है। इसके अलावा इधर तरफ देखेंगे तो वृक्क शिरा की शाखा होती है इधर, और समीपस्थ स्वचालित नलिका पीसीटी जिसको बोलते हैं, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है यहाँ पर। और ये जो आपका होता है ये इस तरीके से इसको बोलते हैं दूरस्थ संचलित नलिका, यानी कि डीसीटी। और एक जो लास्ट में आपका होता है संग्रहण नलिका होता है। तो ये कुछ इस तरीके से जो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या होता है, बस ये याद रखिएगा, क्योंकि पूछता यही है कि बताइए इसमें कौन जो है नेफ्रॉन का पार्ट है, ठीक है। काम आपका नहीं पूछेगा, उतने ज़्यादा डीप में भी पूछा नहीं है एसएससी में, बस इतना ही आपको याद रखना है फिलहाल के लिए। बाकी मूत्र के घटक की अगर हम बात करेंगे तो पानी 95% देखने को मिलता है। यूरिया की बात करेंगे तो 2%। और जो मूत्र होता है ना, इसका पीएच वैल्यू 4.5 से लेकर 5 तक के बीच में होता है, कहीं कहीं पर 6 भी ऑप्शन में होता है, तो 6 भी आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी जो आपने सुना हुआ किडनी स्टोन हो जाता है तो उसमें क्या होता है, तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट हो जाता है, ठीक है, मतलब वो बन जाता है गोलीनुमा, ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं कि किडनी स्टोन हो गया। तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट का मिलकर बना होता है, कभी क्वेश्चन आता है तो याद कर लीजिएगा। बाकी अपशिष्ट उत्पाद क्या बनता है, तो अमोनिया बनता है, और इसी अमोनिया को जो है यूरिया में कन्वर्ट कर देता है कौन, किडनी, ठीक है, और शरीर से बाहर निकाल देता है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। बड़ा विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि WTP जो है संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका रोम इटली में इसका जो हेडक्वार्टर है। यहीं पे आपका जो खाद्य और कृषि संगठन का भी मुख्यालय है, रोम इटली में ही। तो ये भी चीज़ को याद रखना है, WTP और खाद्य और कृषि संगठन इसका भी, ठीक है, यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम और खाद्य और कृषि संगठन का मतलब जो मुख्यालय कहाँ पे है, इटली रोम में है। बाकी इसके अलावा पूछेगा ओपेक, ओपेक का मतलब होता है पेट्रोलियम निर्यात देश का संगठन। तो ये जो आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये ऑस्ट्रिया में है, ठीक है, ऑस्ट्रिया में जरूर है, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि इसके जो मेंबर है वो ऑस्ट्रिया नहीं है, ठीक है, यह ओपेक का सदस्य नहीं है ऑस्ट्रिया। इसके अलावा बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ के, तो ये आपका हेग नीदरलैंड में है। और अगर पूछेगा IUCN यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, तो ये आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो इतना चीज़ याद रखना है। बाकी इसके और पहले ऑलरेडी हम लोग WHO WTO, ठीक है, ये सब का हम लोग देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, कौन सा पृथ्वी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तरी मालाबार आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ उत्तरी मालाबार है क्या, तो उत्तरी मालाबार में ही आपका जो है मोपला विद्रोह, आपको पता होगा कि यहाँ पर मोपला विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो बस इतना फैक्ट याद रखिएगा, मालाबार वही आपका जो है कर्नाटका वाला जो एरिया होता है ना, ठीक है, कर्नाटका का जो आसपास की जो तटीय रेखा है उसको मालाबार तट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और बाकी उड़ीसा वाला ये जो हिस्सा है इसको हम लोग कोरोमंडल तट तट के नाम से जानते हैं। तो जब तट वाला क्षेत्र पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया होगा, ठीक है। बाकी छोटा नागपुर की अगर बात करेंगे तो इसको रूर प्रदेश के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये मिनरल रिच होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे क्या प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की, तो मेजर जितने भी इंडस्ट्रियल रीजन है उसको भी ध्यान रखिएगा। ये पहला तो कि गुरुग्राम दिल्ली मेरठ बेल्ट है, ठीक है, दूसरा आपका हुगली बेल्ट है, तीसरा छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन है, और चौथा आपका विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट है। नीचे उसके आप आ जाइएगा तो बेंगलोर तमिलनाडु बेल्ट है, कोल्लम तिरुवनंतपुरम बेल्ट है, और फिर मुंबई पुणे बेल्ट है, और अहमदाबाद वडोदरा बेल्ट है। तो ये सब कुछ मेजर यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल रीजन्स है, जिसको कि आपको याद रहना। तो इसमें हम लोग का उत्तरी मालाबार जो है ये नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महिला भारतीय एसोसिएशन यानी कि WIA की स्थापना का वर्ष क्या है, मतलब ये जो है आपका कब स्थापित हुआ था, 1917 में हुआ था। एनी बेसेंट द्वारा जो है मार्गरेट कजिन्स मतलब सॉरी एनी बेसेंट और मार्गरेट कजिन्स, ये दो लोगों ने मिलकर के जो है WIA की स्थापना की थी। बाकी मार्गरेट कजिन्स के बारे में याद रखिएगा कि इन्होंने 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का भी गठन किया है, ठीक है, 1927 में। बाकी आर्य महिला समाज की अगर बात करेंगे तो पंडिता रमाबाई सरस्वती ने जो है इनका स्थापना किया था, ठीक है। भारत स्त्री महामंडल की अगर बात करेंगे तो सरला देवी चौधरानी ने किया था। और इंपॉर्टेंट महिला सामाजिक सम्मेलन की बात करेंगे तो रमाबाई रानडे, जो कि MG रानडे जी की वाइफ थी, ठीक है।
MG रनाडे। तो यहाँ पे याद रखिएगा महिला सामाजिक सम्मेलन रमाबाई रनाडे ने किया था, बाकी ये भी आपको याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित विषय वस्तुओं को उनके संबंधित लेखों से मिलान करें। तो ये जो आपका चुनाव जो आयुक्त है, ठीक है, मतलब चुनाव आयोग है, उससे संबंधित है। तो चलिए हम पहले चुनाव आयोग के बारे में पढ़ते हैं। तो बोला भाग 15 से ये रिलेटेड है, ठीक है, मतलब भाग 15 में आपका चुनाव आयोग है जो कि 324 से लेकर 329 तक के बीच में है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा स्थायी और स्वतंत्र निकाय होता है ये। पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव ये नहीं करवाती, ये भी याद रखिएगा कि जो चुनाव आयोग होता है ना, ये आपका नगर और पालिका और पंचायत का चुनाव नहीं करवाता है, इसका चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है। बाकी इसके अलावा बात करेंगे तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल और उपराष्ट्रपति, इन सब का चुनाव जो है आपका चुनाव आयोग करवाता है, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को हम लोग मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो है चुनाव आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी को। तो इसलिए हम लोग जो है 25 जनवरी 1950 से ही हम लोग जो है यहाँ पर मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं 25 जून को, जनवरी को, ठीक है। बाकी अगर बात करेंगे कि कौन कौन मेंबर्स होते हैं इसमें, तो संरचना की बात करेंगे तो पहला तो कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, इसके अलावा 2 अन्य चुनाव आयोग होते हैं, ठीक है। मूलतः जब ये बना था तो ये एकल सदस्यीय निकाय था, लेकिन बाद में 1889 में बात करेंगे तो फिर ये बहुसदस्यीय बन चुका था, क्योंकि 1888 में जो है आपका एक 61st अमेंडमेंट हुआ था, जिसके अंतर्गत जो मतलब वोटिंग का जो एज है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था, जिसके कारण से जो लोड था, वर्कलोड हो गया था, वो बढ़ गया था, क्योंकि जो वोटर्स थे उनकी संख्या बढ़ गई थी, तो इसलिए जो इसको बहुसदस्यीय बनाना पड़ा था, ठीक है। बाकी जैसा कि मैंने बोला कि आर्टिकल नंबर 324 से लेके 329 के बीच में है, तो पहला जो आर्टिकल है 324, ये आपका बोलता है चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, मतलब जो भी चुनाव से रिलेटेड जो भी काम होगा, ठीक है, जो भी निर्देश होगा, ठीक है, वो निर्वाचन आयोग ही देखेगी। तो ये आपका पहला जो 324 नंबर आर्टिकल है वो बोलता है। 25 की अगर हम बात करेंगे तो 25 में आपका कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग के आधार पर जो है अपने आप को जो है किसी विशेष मतदाता सूची में जो है शामिल होने या फिर उसका दावा करने के लिए जो है अयोग्य होगा, मतलब ये चीज़ आपका 325 में लिखा हुआ है। 326 की बात करेंगे तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के बारे में है 326 में। 327 में आपका विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति, मतलब विधानमंडल में चुनाव जो है किस तरीके से होगा उसका जो है शक्ति जो किसके पास है, संसद के पास है। 328 है किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसे विधानमंडल के लिए चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति, तो ये आपका 328 में है, ठीक है। देखिए 327 और 328 में क्या डिफरेंस है, तो 327 में है कि विधानमंडल के चुनाव के संबंध में जो भी आपका शक्ति है किसको प्राप्त है, संसद को है, ठीक है। और 28 ये है कि राज्य के विधानमंडल की ऐसे विधानमंडलों के लिए चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति है, मतलब किसके पास है, ये आपका बात कर रहा है चुनाव आयोग के पास, ठीक है। और ये आपका संसद को पावर देती है, ये चुनाव आयोग को पावर देती है, ठीक है। चलो तो 328 भी हो गया। 329 की अगर हम बात करेंगे तो 329 बोलता है चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक, मतलब चुनावी मामले में न्यायालय कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ये आपको 324 से लेकर 329 तक के आर्टिकल से आपको याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है वो, ये चीज़ सब चीज़ें मैंने बता दिया कि 61वां संविधान संशोधन हुआ था 88 में, तो 21 वर्ष से 18 वर्ष घटा दिया गया था। 1979 में जो है चुनाव आयोग को जो है बहुसदस्यीय संस्था बना दिया गया था। हटाने की प्रक्रिया अगर पूछेगा कि कैसे जो है किसी चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष उसको हटाएंगे, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो हटाने की जो भी आपका प्रोसीजर है उसी के अकॉर्डिंग ये हटाया जाएगा, ठीक है। और कौन हटाता है ये, इसके पास किसके पास पावर है, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है, ठीक है। इसके अलावा पहले मुख्य चुनाव आयोग पूछेगा तो ये आपका सुकुमार सेन हो जाएगा, और अगर वर्तमान में पूछेंगे तो ये आपका ज्ञानेश कुमार संधू हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, मतलब गर्म महासागरीय धारा पूछा है। तो देखो अगर हमको ठंडी वाली मालूम रहेगी तो ऑटोमेटिक जो है आप बता दीजिएगा। तो देखिए ठंडी वाला मैं आपको याद करवा दूँ तो इसका एक ट्रिक है, ठीक है। BP कोई कंपनी है, वो गोल्फ खेलने गई वर्ल्ड कप का, लेकिन वो कैलिफोर्निया में हार गई और हार करके ठंडे पानी से नहाई, मतलब अपना दिमाग को ठंडा किए। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो B से वेनेजुएला हो जाएगा, P से पेरू हो जाएगा, ठीक है। G से आपका जो है गल्फ स्ट्रीम नहीं ग्रीनलैंड, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम जो आपका गर्म जलधारा है, ठीक है। तो G से ग्रीनलैंड हो जाएगा, O से ओयासी हो जाएगा, L से लैब्राडोर हो जाएगा, F से फॉकलैंड, W से वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट, C से कैनेडी, और बाकी कैलिफोर्निया से तो कैलिफोर्निया हो ही जाएगा। तो ये सारी की सारी जो आपका ठंडी जलधाराएँ हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। बाकी इसके अलावा जो है वो आपका गर्म जलधारा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गल्फ स्ट्रीम आपका गर्म जलधारा हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक भी हो जाएगा, कुरोशियो भी हो जाएगा, और अगुलहास भी हो जाएगा, यानी कि सारे के सारे जो है आपका गर्म जलधारा है, ठीक है। हमसे पूछा ही भी यही था कि गर्म जलधारा कौन है, तो सारा का सारा हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो है वो ठंडी जलधारा है। आगे बढ़ते हैं। 1929 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया जिसके तहत 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियां और 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों को विवाह पर रोक लगाया गया, तो ये शारदा एक्ट आया था एक, ठीक है।
1929 में, जो कि ये काम किया था कि जो महिलाओं की जो मतलब क्या है, लड़कियों की जो उम्र है, ठीक है, मतलब जो लड़कों के, सॉरी, 14 वर्ष से कम आयु की लड़की और 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह पर रोक, मतलब 14 वर्ष से कम की लड़की, ठीक है, उसका विवाह नहीं होगा, और ना ही 18 वर्ष से कम उम्र का जो लड़का है उसका विवाह होगा। ठीक है, तो ये शारदा एक्ट आया था 1929 में, उसके तहत ये क्या कहा गया था। बाकी एक पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 ईस्वी में, ठीक है, जिसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नया यहाँ पर जो है स्थापित किया था प्रशासनिक व्यवस्था को देखने के लिए। बाकी इसके पहले भी एक था, ठीक है, तो उसके जगह पर एक और यहाँ पर जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यहाँ पर जो है गठित किया गया। फिर उसके बाद याद रखिएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि 1878 में लॉर्ड लीटन इसको लेके आया था, लेकिन बाद में इसको 1882 को जो है लॉर्ड रिपन में जो है ख़त्म कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा लॉर्ड रिपन ने काफ़ी सारी चीज़ें जैसे आर्म्स एक्ट को भी ख़त्म किया था। तो ये सब चीज़ें हम लोग जो पीछे देख चुके हैं। ठीक है, बाकी रॉलेट एक्ट की अगर बात करेंगे तो ये आपका 1919 में आया था। ठीक है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, तो उसके पहले मतलब मेन रीज़न यही था रॉलेट एक्ट, क्योंकि ये एक प्रकार का काला कानून था। ठीक है, गांधी जी ने इसको काला कानून बोला था। इसमें वही था कि मतलब शक के आधार पर जो है आपको जो है अपराध कर मतलब अपराधी बना के रखा जा सकता था। ठीक है, तो ये था आपका काला कानून 1919 में आया था। आगे बढ़ते, कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित है। तो देखिए सहकारी संबंधी समिति बोलेगा तो ये आपका 9 के जो है वो बी में है। ठीक है, 9 में जो है आपका पंचायत है, जो कि आर्टिकल नंबर 243 से लेकर 243 ओ तक है। ठीक है, 9A में जो आपका जो है आपका म्यूनसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका है, 243 पी से 243 जे 243 पी से 243 होना चाहिए था ये। ठीक है, 243 ZG तक है। ठीक है, और वही अगर पूछेगा जो सहकारी समिति है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो 243ZH से लेकर के 243ZT तक है। ठीक है, तो ये 9B से डील करता है, याद रखिएगा सहकारी समिति। आगे है विटामिन B12 को अन्य नामों से जाना जाता है, मतलब किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका साइनोकोबालामीन। ठीक है, अब एक एक को हम देख लेते हैं। जैसे विटामिन B1 की बात करेंगे तो इसका रासायनिक नाम थायमिन है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन है, और इसकी कमी से आपका किलेशिस मतलब जो होठ मुंह वगैरह जो है इसमें फटने लगते हैं। B3 से आपका जो है इसका जो रासायनिक नाम नियासिन है, इसमें बाल सफ़ेद और पैरों में जलन होने लगती है। B5 जो है वो आपका पेंटोथेनिक अम्ल इसको बोलते हैं। ठीक है, मासिक विकार इससे हो जाता है। B6 की बात करेंगे तो इसको जो पाइरिडॉक्सिन कहते हैं, और इसकी कमी से दुर्बलता या फिर नींद में कमी होने लगती है। B7 की बात करेंगे तो बायोटिन यानी कि विटामिन H जो है ये रासायनिक नाम है। चर्म रोग, बालों का गिरना, ये जो है आपका मेन यहाँ पर जो है रोग हो जाता है इसकी कमी से। B9 इसको फॉलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, एनीमिया नामक रोग हो जाता है, यानी कि रक्त की कमी हो जाता है इसमें। और विटामिन B12 जिसको कि हम लोग का क्वेश्चन आया था साइनोकोबालामिन के कहते हैं इसको। ठीक है, और इसकी कमी से एनीमिया और पर्नियासिस आपका हो सकता है। तो ये B1 से लेकर B12 तक के जितने भी हैं वो सारे के सारे उनका रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग यहाँ पर डिस्कस कर दिया। आगे है कौन सा चैनल या जलडमरू मध्य जो है महान निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच में स्थित है। ठीक है, देखो ग्रेट निकोबार पूछा है, और इंडोनेशिया के जो है सुमात्रा जो आइलैंड है उसको कौन अलग करता है, तो इसको अलग करता है ग्रैंड चैनल। ठीक है, जो निकोबार होता है, महान निकोबार आपको पता होगा कैसे कैसे होता है आपका सारा चीज़। तो सबसे ऊपर में होता है आपका नॉर्थ अंडमान। ठीक है, फिर होता है मिडिल मिडिल अंडमान। ठीक है, फिर होता है आपका साउथ अंडमान, फिर होता है आपका लिटिल अंडमान। ठीक है, फिर उसके बाद लिटिल अंडमान के बाद आपका आता है कार निकोबार। ठीक है, कार निकोबार के बाद आता है आपका कार निकोबार के बाद क्या आएगा, लिटिल लिटिल निकोबार। ठीक है, फिर ग्रेट निकोबार। इस तरीके से जो है आपका ऑर्डर होता है। तो हमसे पूछा था क्या जो है आपका महान निकोबार यानी कि जो ग्रेट निकोबार है, और फिर इसके बीच में जो है कौन सा चैनल है, और फिर इसके बाद है आपका सुमात्रा आइलैंड। ठीक है, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है, उसको अलग करता है ये ग्रैंड चैनल। बाकी 10 डिग्री चैनल अगर पूछेगा तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, यानी ये जो अंडमान हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, अंडमान एंड निकोबार को अलग करता है। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार में भी किसको किसको अलग करता है, तो मैंने गलती मार्क कर दिया है, ये आपका करता है ये। ठीक है, देखो ये आपका लिटिल अंडमान और ये आपका कार निकोबार, तो इसके बीच में जो आपका 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, तो ओवरऑल हम ये भी बोल देते हैं कि अंडमान को निकोबार से अलग करती है, या फिर डिटेल में अगर पूछेगा तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करती है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल। डंकन पास एक होता है जो कि दक्षिणी अंडमान यानी कि ये साउथ अंडमान है। ठीक है, इसको और लिटिल अंडमान इसको अलग करती है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में क्या है, तो ये आपका डंकन पास। 11 डिग्री चैनल अगर पूछेगा तो अमीन देवी और कन्नौर को अलग करती है। 9 डिग्री चैनल जो है आपका मिनिकॉय द्वीप को जो है मुख्य लक्षद्वीप समूह से अलग करती है, और 8 डिग्री जो है मिनिकॉय को मालदीव से अलग करती है। तो ये इंपॉर्टेंट चैनल्स है, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है,
आगे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को भारत में उनके उत्पादक क्षेत्र के साथ सही मिलान करना है। जैसे पहला है ज्वारीय ऊर्जा, तो ये आपका खंबात की खाड़ी में जो है मतलब उत्पादन किया जाता है। ठीक है, वायु या फिर पवन ऊर्जा की बात करेंगे तो आपका तमिलनाडु वाला हिस्सा में जो है नागरकोइल करके है, वहाँ पर होता है। भूतापीय ऊर्जा की बात करेंगे तो ये आपका पूगा वैली जो कि लद्दाख में है, वहाँ पर इसका जो है उत्पादन किया जाता है। बाकी हिमाचल प्रदेश में भी है भूतापीय ऊर्जा, मणिकरण नामक जगह पर जो है किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका नवीकरणीय स्रोत है ऊर्जा के। नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं, तो नवीकरणीय स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जो कि आपका कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ठीक है, लेकिन इसका जो है हम अधिकतर यूज अभी वर्तमान समय में करते हैं, मतलब नए टेक्नोलॉजी से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे वही ज्वारी ऊर्जा ये सब क्या है, मशीन वगैरह का यूज करके जो है हम लोग इससे ऊर्जा को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो इसी में दो तरह का होता है, एक होता है रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल जिसको कि हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपका जो है बायोमास हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी है बहुत सारा है, जैसे विंड एनर्जी हो जाएगा, ये सब आपका रिन्यूएबल है। और नॉन रिन्यूएबल की बात करेंगे तो कोल हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा फ्यूल्स हो जाएंगे, मतलब जो भी पेट्रोलियम्स वगैरह है वो हो जाएगा। ठीक है, नेचुरल गैस हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे आपका नॉन रिन्यूएबल है, मतलब इसका उपयोग से ये ख़त्म हो जाएंगे और इसको बनने में काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है। तो ये चीज़ आपका समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते, कौन सा भारत में सबसे व्यापक वन प्रकार है, सबसे व्यापक तरीके से फैला हुआ कौन सा है, तो ये आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगर हम बात करते हैं पर्णपाती वन की, तो ये उन क्षेत्रों में देखने को मिलता है जहाँ पर जो वर्षा है 200 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर के बीच में होती है, और ये सबसे ज़्यादा विस्तृत है भारत में। ठीक है, जिन्हें मानसून वन के नाम से भी जानते हैं। विभाजन इसको दो भागों में किया जाता है, एक आपका नम पर्णपाती और एक आपका शुष्क पर्णपाती। किस बेसिस पे किया जाता है, तो जल की उपलब्धता के आधार पर, मतलब जिसमें जो है वर्षा ज़्यादा होता है उसको हम लोग नम कहते हैं, और जिसमें कम होता है उसको शुष्क। जैसे नम वाले में आपको 200 से 100 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिलता है, और शुष्क वाले में आपको जो है 100 से 70 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं जो नम वाला होता है ना, उसमें आपको अधिकतर जो पूर्वी भाग होता है, जैसे कि पूर्वोत्तर राज्य हो गया, हिमालय के जो तराई क्षेत्र हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिमी उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और पश्चिमी घाट, तो इन सब एरिया में आपको जो है नम पर्णपाती देखने को मिलता है। और वही शुष्क पर्णपाती की बात करें तो ये आपको प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, बिहार, यूपी, इन सब एरिया में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे नम वाले में, तो ये आपका टीक हो जाएगा, बम्बूस हो जाएगा, सल हो जाएगा, शीशम हो जाएगा, सैंडलवुड हो जाएगा, खैर हो जाएगा, कुसुम हो जाएगा, अर्जुन और मलेबेरी। ठीक है, टीक सबसे प्रभावशाली होता है, इसमें याद रखिएगा। इसके अलावा शुष्क में बात करेंगे तो इसमें भी आपका टीक, सल, पीपल ये सब आएगा। नीम, तेंदू इंपॉर्टेंट है क्योंकि तेंदू के पत्ते से जो है बीड़ी बनता है, कई बार एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। तो तेंदू के पत्ते से ही बनता है, जो कि इसका एग्जाम्पल है, तो शुष्क पर्णपाती वन का एग्जाम्पल है। बाकी इसके अलावा पलास, अमलतास, वेल, खैर ये सब आपका जो है शुष्क पर्णपाती का ही आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कांटेदार वन। कांटेदार वन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये आपको देखने को मिलते हैं। और कांटे जो होते हैं वो पत्तियों का ही संशोधित रूप होता है, यानी कि पानी की हानि से बचने के लिए जो है ये होता है। बाकी ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो देश का जो उत्तर पश्चिमी यानी कि जो थार रेगिस्तान वाला इलाका जो है, ठीक है, जो अर्ध शुष्क क्षेत्र जैसे गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी एंड हरियाणा, यूपी का भी वही आपका पश्चिमी इलाका, ठीक है, वहाँ पर जो आपको ये देखने को मिलता है कांटेदार वन, क्योंकि वर्षा वहाँ पर नहीं होती है ज़्यादा। मुख्य पौधे की बात करेंगे तो इसमें आपका बबूल हो जाएगा, ताड़ हो जाएगा, यूफोर्बिया हो जाएगा और कैक्टस हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखी जाने वाली विशेष प्रकार की घास की बात करेंगे तो टुसॉफी, या इसी को तसौकी घास भी कहते हैं, जिसका ऊंचाई 2 मीटर तक होता है। ठीक है, मतलब लंबे लंबे घास उगते हैं आपके। इसमें अगर बात करेंगे, पेड़ जो है बिखरे हुए होते हैं, जिनकी लंबी जो है जड़ें होती है, जो कि मिट्टी के अंदर तक फैली होती है, क्योंकि इनको जो है पानी की ज़रूरत होती है। तो उन उन सब एरिया में पानी ज़्यादा मतलब ऊपर होता नहीं है, लेवल काफ़ी ज़्यादा अंदर होता है, इसलिए जो इसकी जड़ें जो है काफ़ी ज़मीन तक फैली होती है। तो ये कांटेदार वन हो गए। एक होता है शंकुधारी वन, जो कि आपका आकार जिसका सिर्फ शंकु की तरह होता है, मतलब ऐसे होता है। ठीक है, कोनीफेरस इसको बोलते हैं, इस तरीके से, जो आपको पर्वतीय भाग में देखने को मिलता है ज़्यादा। ठीक है, अधिक बर्फ वाली वाले क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा, भारत में जो है उत्तरी हिमालय में आपको देखने को मिलेगा ये चीज़। पेड़ की अगर हम बात करेंगे तो मुलायम लकड़ी के पेड़ जैसे कि चीड़, पाइन, देवदार, स्प्रूस, ये सब जो है आपका एग्जाम्पल है इसके शंकुधारी वाले। अगर पर्वतीय वन की बात करेंगे तो पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलेगा, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी, प्राकृतिक वनस्पति में भी इसका जो मतलब परिवर्तन होगा, मतलब ज़्यादातर जो है आपको पर्वतीय भाग में देखने को मिलेगा। प्राकृतिक वनस्पति पट्टियों का क्रम उसी क्रम में है जैसा कि हम उष्णकटिबंधीय से टुंड्रा क्षेत्र तक जाते हैं, मतलब उष्णकटिबंधीय से टुंड्रा क्षेत्र तक जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, ठंडा बढ़ता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो है यहाँ पर उसका क्रम होता है पर्वतीय वन का। आगे बात करेंगे मैंग्रोव वन, जो कि लास्ट है, तो ये है आपका तटीय या फिर दलदलीय वनों के नाम से भी इसको जाना जाता है। तटीय क्षेत्रों में इसको देखा जाता है जो ज्वार से अधिक प्रभावित होता है। गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, ठीक है, इन सब के डेल्टा जो इस प्रकार की नदियों से आच्छादित होते हैं। ठीक है, मतलब
इन सब के डेल्टा के आसपास ही आपको ये मैंग्रोव वन देखने को मिलता है। बाकी अगर हम बात करेंगे वनस्पति, तो सुंदरवन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, वहाँ पर ठीक है देखने को मिलता है। यहाँ पर सुंदरी वृक्ष भी पाए जाते हैं, इसलिए इसको सुंदरवन कहते हैं। ठीक है, कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल में। यह जो है सजीव प्रजक होता है, मतलब यहाँ पर जो आपको जीव देखने को मिलते हैं। इन्हें जो है न्यूमेटोफोरस यानी कि जीवित जड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन और दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों में जो है भूमध्य रेखीय अवदाब पर किस प्रकार की वर्षा होती है, तो इसको कहते हैं संवहनीय वर्षा। ठीक है, या पारंपरिक वर्षा इसको कहते हैं। बाकी ये चीज़ ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कन्वेंशनल रेनफॉल क्या होता है। जैसे गर्मी होती है तो जो समुद्र का पानी जो है वो गर्म होकर के ऊपर की ओर उठता है, हवा उसका ऊपर उठने के बाद बादल बन जाता है, बादल जब ठंडा होता है तो वर्षा हो जाती है, तो ये आपका संवहनीय वर्षा होती है। एक होता है आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल, यानी कि जो है पहाड़ है, ठीक है, यहाँ से हवा गया, पहाड़ से टकराया, ऊपर की ओर उठा, यहाँ पर जो है बारिश कर दिया, तो इसको बोलते हैं हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल। और इधर इधर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं, पहाड़ के इधर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं विंडवर्ड, और इधर वाले को कहते हैं लीवर्ड। तो लीवर्ड वाले में बारिश कम होता है विंडवर्ड की अपेक्षा। बाकी एक होता है साइक्लोनिक रेनफॉल, जो कि साइक्लोन के कारण होता है आपका। ठीक है, बाकी वही सब चीज़ें आप पढ़ भी सकते हैं, सेम चीज़ें आप में लिखी गई है। आगे आपका बाघमारा पिचड़ प्लांट अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है, तो बाघमारा जो है ये आपका मेघालय में लोकेटेड है। मेघालय में ही आपका जो है बालबकरम और नोकरेक जो है आपका लोकेटेड है। ठीक है, और यहाँ पर एक ओमियम झील है जो कि बड़ा पानी झील के नाम से भी जाना जाता है, तो ये मेघालय में ही आपका है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत द्वारा जो किस प्रकार का विकिरण अवशोषित किया जाता है, तो ओजोन परत द्वारा जो आपका पराबैंगनी विकिरण को जो है अवशोषित किया जाता है। ओजोन परत की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका समताप मंडल में देखने को मिलता है। ठीक है, जिसकी एटोमिसिटी यानी कि परमाणुविकता जो है वो 3 होती है, यानी कि 3 ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बना होता है ये। ठीक है, बाकी अगर उसी तरीके से पूछेगा फॉस्जीन का परमाणुकता, तो ये 4 होता है। फॉस्फोरस का पूछेगा तो 4, सल्फर का 8 और नाइट्रस ऑक्साइड का 3। कैसे? तो N2O होता है ना, तो नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मतलब 2 एटम्स है, और ऑक्सीजन के 1 एटम, तो मिला करके 3 हो गए ना, तो वही चीज़ है यहाँ पे। बाकी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर अलग अलग जो अक्रिय गैस है उनकी संयोजकता क्या होती है, तो इसका 0 होता है। हैलोजन क्षार धातु की बात करेंगे तो 1 होता है। चैल्कोजन या फिर क्षारीय धातु की बात करेंगे तो ये 2 होता है। निक्टोजन की बात करें तो 3 होता है इसका संयोजकता, और संक्रमण धातु की जो है वो परिवर्तनशील होते हैं, मतलब इसका कोई फिक्स नहीं होता है, सबका चेंज होता रहता है। ठीक है, आगे बात करेंगे ओजोन लेयर से संबंधित। ओजोन दिवस अब याद रखिएगा 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें कि वही था कि CFC का कम यूज होगा और ओजोन लेयर को हम लोग बचाएंगे। ठीक है, उसी दिन से हम लोग जो ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। बाकी डॉप्सन इकाई के बारे में याद रखिएगा कि जो ओजोन की जो परत होती है उसकी मोटाई को डॉप्सन में मापा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे है मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में प्रयुक्त होने वाले मुख्य ताल वाद्य यंत्र जो है कौन सा है। ताल वाद्य यंत्र होता है जिसको कि पीठ के बजाया था, तो ये आपका एडक्का हो जाएगा। ठीक है, मोहिनीअट्टम के बारे में याद रखिएगा केरल का जो है आपका शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, भगवान विष्णु जी ने मोहिनी के इसमें वेश धारण किया था, और जिसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है मोहिनीअट्टम को। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, मनुष्य उच्च ऊंचाई पर कैसे अनुकूलन करता है जहाँ पर सामान्य श्वास लेने के लिए जो है वायुमंडलीय दबाव जो है कम होता है। तो जहाँ पर भी आपका जो है वायुमंडलीय दबाव कम होता है ना, तो उस सिचुएशन में अगर आपको सामान्य श्वास लेना है तो उसमें आपको जो आरबीसी जो होता है ना उसका उत्पादन को बढ़ाना होगा। ठीक है, आरबीसी को, और हीमोग्लोबिन की जो बंधन आत्मीयता होती है उसको कम करना पड़ेगा, और श्वास का जो दर है उसको बढ़ाना होगा अगर आपको जो है यहाँ पे सही तरीके से सांस लेना है तो ऊंचाई पर, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर जो आपका वायुमंडलीय दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, आगे है गैल्वेनिक सेल में जो है अर्ध सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है उसे फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है, और इनका विलयन के संबंध में विभव ऋणात्मक होता है। जैसे इस ऋणात्मक से ही आप इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, कि कैथोड होगा कि एनोड, तो याद रखिएगा ऋणात्मक जो होता है वो एनोड होता है। ठीक है, और जो कैथोड होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। लेकिन उसी में अगर पूछेगा कैटायन और एनायन, ठीक है, तो ये अपोजिट हो जाता है। कैटायन इसमें जो है आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है निगेटिव, और एनायन हो जाता है इसमें पॉजिटिव। ठीक है, तो हमसे निगेटिव वाला पूछा था तो इसलिए एनोड हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि PLFS की शुरुआत से पहले जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO ने भारत में रोजगार और बेरोजगारी संकेतों के लिए जो है किस प्रकार के सर्वेक्षण किए थे, तो ये आपका पंचवार्षिक सर्वेक्षण किया गया था, 5 वर्ष में एक बार इसको किया जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे है किस नेता ने CR सूत्र दिया था। ठीक है, तो CR सूत्र की बात करेंगे तो C राजगोपालाचारी ने दिया था 1944 में। किस लिए, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो मीडिएटर का काम करने के लिए जो है लाया गया था। ठीक है, इसको राजा जी फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। बाकी 1945 में याद रखिएगा देसाई लियाकत समझौता हुआ था, देसाई और लियाकत अली के बीच में। ठीक है, और जून 1945 में याद रखिएगा वेबल प्लान लाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ भी।
वेपर प्लान किस लिए लाया गया था कि जो भी आपका ये क्विट इंडिया मूवमेंट चला था ना, तो उसमें जो भी लीडर्स थे वो पहले दिन ही गिरफ्तार कर लिए गए थे, तो उनको निकालने के लिए और फिर एक शिमला समझौता करने के लिए ये जो है आपका प्लान लाया गया था, जो कि असफल था। ठीक है, आगे बात करते हैं। तमु लोचर जो है सिक्किम के फिल इन द ब्लैंक्स के पारंपरिक त्योहारों में से एक है। तो ये है आपका गुरुंग समुदाय का एक मतलब पारंपरिक त्यौहार है। ठीक है, तोमू लोचर सिक्किम में। बाकी इसी अलावा जो है लोसुंग और नामसुंग, ये भी आपका सिक्किम का ही है, लेकिन अलग अलग ट्राइब जो इसको परफॉर्म करती है। जैसे लोसुंग की बात करेंगे तो ये आपका भूटिया ट्राइब परफॉर्म करती है, और नामसुंग की बात करेंगे तो ये आपका लेप्चा ट्राइब करती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। लोचर, लोसर, नामसुंग, ये सब जो है आपका कहाँ का है, सिक्किम का है। आगे बात करते हैं भारतीय संगीत के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो डी नंबर बोले, संगीत वाद्य यंत्र जो है कमाइचा का इस्तेमाल मुख्य रूप से मणिपुर के मंगनियार समुदाय द्वारा जो है उनके गीतों के लिए एक लोकप्रिय संगीत के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो देखिए मणिपुर यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर राजस्थान होना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है ये गलत हो जाएगा, मणिपुर नहीं राजस्थान का ये जो है मंगनियार समुदाय द्वारा किया जाता है। आगे बात करते हैं 23 नंबर, बोला कौन सी पहाड़ी जो भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो ये आपका है पटकाई बूम पहाड़ी। ठीक है, जो कि आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर, कौन सी जो है एप्लीमिनियन की विशेषता है। एप्लीमिनियन की बात करेंगे तो ये जो है आपका तापीय स्तरीकृत झील में जो है सबसे ऊपरी परत होती है। जैसे ये देखिए, ये जो है आपका झील है, तो इसमें जो सबसे ऊपरी वाला लेयर होता है इसको बोलते हैं एप्लीमिनियन, उसके नीचे वाले को बोलते हैं मेटालिमिनियन। ठीक है, और नीचे वाले को बोलते हैं हाइपोलिमिनियन। ठीक है, तो झील में ये परतें होती है अलग अलग, तापमान में जो है कमी आती जाती है जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे, क्योंकि ऐसे जो है सन का लाइट पड़ता है ऊपर। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला लेयर जो है थोड़ा गर्म होता है, फिर उसके नीचे वाला थोड़ा कम गर्म होता है, फिर उसके वाला तो और भी कम कम गर्म होता है। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। बाकी जोनेशन किस तरीके से होता है, तो ये चीज़ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि समुद्र में जो है अलग अलग प्रकार के रिलीफ फीचर होते हैं। जैसे कि पहले होता है आपका महाद्वीपीय सेल, जो कि 1 डिग्री से जिसका जिसका ढलान जो है वो कम होता है। इसके अलावा ढलान जो है गहरे समुद्री तल होते हैं और खाइयाँ होती है देखने को मिलती है। तो ये आपका हो जाएगा मेजर वाला। ठीक है, और माइनर वाला अगर पूछेगा तो माइनर में आपका जो है समुद्री पर्वत, गयोट, एटोल, ये सब आपको देखने को मिलेगा समुद्र में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर, कौन जो है स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के लेखक है। तो ये है आपके ताराबाई सिंधे। ठीक है, बाकी महिलाओं के लिए प्रथम विश्वविद्यालय अगर पूछेगा कौन खोला था, तो 1916 में जो है DK कर्वे ने खोला था। ठीक है, आगे ब्यूटेन और हेक्सेन के अणुओं में घटक परमाणुओं के बीच क्रमशः कितने सहसंयोजक बंधन मौजूद होता है। तो देखिए ब्यूटेन, ब्यूटेन होता है 4 नंबर पे, यानी कि C4H9 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूना 8 एक नहीं, ये यही होता है ना, CnH2n+1, ये होता है फॉर्मूला। और बाकी अगर पूछेगा हेक्सेन का तो C6 और H13 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमसे पूछा है कि कितने आपके जो है वो बॉन्ड बनेंगे सहसंयोजक। तो देखो ऐसा आप कर सकते हो, जैसे C4H9 का मैं निकाल रहा हूँ सबसे पहले ब्यूटेन का, तो 4C है तो 4C इस तरीके से जो है ज्वाइन रहेंगे, बाकी एक एक बॉन्ड से इस तरीके से जुड़े रहेंगे, क्योंकि एल्केन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो H मतलब ऐसे काउंट कर लीजिए, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, यानी 3 3 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी कि 13 जो आपको ब्यूटेन में देखने को मिलेगा, और 19 जो है आपको हेक्सेन, हेक्सेन का भी सिमिलरली आप निकाल सकते हैं, वही आएगा। तो 13 और 19 यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही यहाँ पर स्ट्रक्चर भी दिखाया गया, आप इसको देख सकते हैं। बाकी बॉन्ड की अगर बात करेंगे तो एक आयनिक बॉन्ड होता है, एक सहसंयोजी बॉन्ड होता है। तो आयनिक बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है, और इसका जो उच्च क्वथनांक होता है, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ये। और सहसंयोजक बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से होता है। ठीक है, और ये जो आपका कमज़ोर क्वथनांक होता है, जैसे कि एल्केन CnH2n+2, इसको अगर गर्म कीजिएगा तो इसके जो बॉन्ड है वो आसानी से टूट सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, जो कि है 29 नंबर, जो कि हम लोगों ने आपको समझा दिया अच्छे तरीके से हिंदी मीडियम में। इसके अलावा बाकी लास्ट हम लोग का बचेगा 30। ठीक है, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम लोगों ने 30 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और जो भी लोग शुरू से लेकर अंत तक जुड़े हो भाई, उसके लिए बहुत दिल से थैंक यू। आगे भी ऐसी सीरीज़ में आपके लिए लाता रहूँगा, तो उसके लिए बस चैनल से जुड़े रहना। आपको रिवीजन करवाने का काम मेरा है, मैं आपको करवाता रहूँगा। ठीक है, चलो आज के इस वीडियो को यहाँ पे रखेंगे। बाकी जिनको अगर ये लेना होगा ना, ठीक है, चैप्टर वाइज GK, उसके लिए जो है आप हमें जो है कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं नंबर दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा 9905238110। ठीक है, प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, 49 रुपीज़, तो आप ऐसे ही उड़ा देते होगे, और लेकिन कंटेंट इसमें काफ़ी धांसू है। ठीक है, तो ज़रूर आप इसको जो एक बार इनरोल करके देखिएगा। ठीक है, चलो आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।